हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे 5th लेक्चर है, जिसमें कि अभी देखने वाले हैं हम लोग। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें तो अभी उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके फील्ड ही देख रहे हैं। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अभी आज देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चार्ज की वजह से नहीं, वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ये थोड़ा अलग है, ये समझना पड़ेगा। जिसमें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसमें एक जगह पे नहीं होता है बच्चों। अरे समझ में, एक जगह पे नहीं होता है। पहले आप देख रहे थे कि कहीं पे चार्ज क्यू था बड़ा वाला, फिर किसी पॉइंट पे चार्ज क्यू टू था, तो यहाँ पे फोर्स और उसका फील्ड वगैरह हम लिख पा रहे थे वही चीज़ अभी वो नहीं होगा। अभी क्या होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसको कैसे करेंगे अभी बताने वाला हूँ। काफ़ी आसान होने वाला है, देखिए आप लोग। अभी बोला जा रहा है कि पॉइंट चार्ज में क्या होता था, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। जैसे कि ये कोई चार्ज था हमारे पास और ये कोई पॉइंट था, मतलब पॉइंट पे क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज होगा, यूनिट चार्ज भी बोलते हैं उसको, वैसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट पे इस क्यू के वजह से मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बच्चों, और ये पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ पे इसके वजह से जो फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, आपको पता ही होगा। तो इधर इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में होगा यहाँ पे ई, ठीक है। इस डायरेक्शन में ई बनेगा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और कुछ नहीं है ये। और डायरेक्शन इसका ये होगा, और उसका वैल्यू आप लोग देख रहे होंगे, आपको पता होगा ये डिस्टेंस आर है, तो ई का वैल्यू क्या हो जाता था, के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। और उसी जगह पे अगर आप लोग पोटेंशियल भी लिखना चाहते थे तो क्या लिख देते थे, के क्यू डिवाइडेड बाई आर लिख देते थे। लेकिन माइनस का के क्यू बाई आर, ये याद रखना है कि हम लोग पोटेंशियल में ये माइनस साइन लेते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें कि बस चार्ज के पॉजिटिव और निगेटिव पे डिपेंड करता है ना। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल बता चुका हूँ बच्चों, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, पीछे ही बता चुके हैं, है ना। अब आपको नहीं पता होगा कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है, तो बच्चों आप बेसिक मैथ्स बिल्कुल देख सकते हैं आसानी से, जहाँ पे सारा चीज़ आपको ये सब सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ये सब मतलब ये वाली वेक्टर और स्केलर ये तो अभी यहीं पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो लाइन चार्ज देखने वाले हैं, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। पॉइंट चार्ज छोड़ दीजिए, ये तो पीछे हो गया था। लाइन चार्ज मतलब चार्ज जो है लाइन में होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ आपको, मान लेते हैं कि ये कोई लाइन चार्ज है, ये देखिए, मतलब इस टाइप का होगा, इस टाइप का ऐसे होगा। ये रॉड है, रॉड पे मान लेते हैं कि दिया हुआ पॉजिटिव चार्ज फैले हुए हैं, पूरे लाइन पे पॉजिटिव चार्ज फैले हुए हैं। और इस पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है, पी पॉइंट पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, पोटेंशियल एट पी क्या होगा। तो ये सब चीज़ कैसे बता पाएंगे, आप ही सोचिए कैसे बता पाएंगे। अब ये तो कोई बड़ा सा चार्ज क्यों नहीं था कि यहाँ से डिस्टेंस ले लिए थे भाई। अगर यहाँ पे कोई चार्ज देखेंगे तो इसका डिस्टेंस कुछ और है, इसका डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ से डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे होगा तो कुछ और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ही सब अलग अलग है। तो यहाँ पे फिर ई का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू तो अलग अलग आएगा। और हमें निकालना है इस पूरे की वजह से इस पॉइंट पे, तो नहीं बता पाएंगे ना। ये फार्मूला लगा के हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सबका आर अलग अलग है। ये दिक्कत हो रही थी। अगर हम किसी लीनियर चार्ज डेंसिटी में देखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब यही लाइन चार्ज पे, तो दिक्कत हो रही थी कि हम बता नहीं पा रहे थे एग्जैक्टली कि ये क्या होगा और वीपी क्या होगा, ठीक है। तो इस और भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास इस टाइप का कुछ है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों ले रहे हैं भाई साहब आप। अब आप बच्चों पॉजिटिव क्या नेगेटिव भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं पी पॉइंट है। तो अब पी पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या होगा पोटेंशियल पी पॉइंट पे। ये सब चीज़ें बताना था तो ये सब चीज़ें अब बता नहीं पा रहे थे, इसीलिए हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे देखिए इसका भी यहाँ से डिस्टेंस ठीक है, डिस्टेंस तो बराबर है, लेकिन जब यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका ये एंगल डिफरेंट हो जा रहा है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग आ रहा है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डायरेक्शन इधर आ रहा है, एक का इधर आ रहा है, एक का इधर आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन ही अलग आ रहा है। तो डायरेक्टली ये फार्मूला नहीं लगेगा ना, ये चीज़ दिक्कत हो रही थी। तब हम क्या करें कि आंसर हमारा आ जाए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अब आ गए बातों पे, यहाँ पे मतलब कि स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन चार्ज। जो पीछे बताया बच्चों वही स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन चार्ज, मतलब कि ऐसा कुछ, मतलब कि ऐसा कुछ। देखिए इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज का नेचर है ना बच्चों। अब देखिए आपको ये नहीं बार बार बोलना है कि हम पॉजिटिव ही क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, ले सकते हैं बच्चों, उससे भी आंसर आएगा। वो तो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, मैं पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव, आंसर बस वही आएगा, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, यहाँ पे रिपेल कर रहा होगा, नेगेटिव रहता तो क्या करता है, यहाँ पे अट्रैक्ट करता। यही डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं।
तो आप चाहें तो नेगेटिव लेकर भी बना सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे ये आ गया और बोल रहा है कि हॉरिजेंटल है, तो मतलब हॉरिजेंटल मतलब इसी हॉरिजेंटल लाइन पे, इसी के हॉरिजेंटल लाइन पे यहाँ पे मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट पे हमको बताना है क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये मेन सवाल है हमारा बच्चों, है ना, ये मेन सवाल है। तो करना बिल्कुल इसको तरीके से है। कैसे करना है देखिए, ये पता चल गया सबका यहाँ पे डिस्टेंस अलग, इस यहाँ पे कुछ चार्ज होगा डी क्यू, यहाँ पे कुछ चार्ज होगा डी क्यू, छोटे छोटे डी क्यू चार्ज से मिलके ये पूरा चार्ज बना है। और इसका पूरा मुझे दे रखा है कि पूरे पे चार्ज क्यू है और पूरे का लेंथ एल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ जो है बच्चों वो एल है, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस आप मान सकते हैं कि ये क्या डिस्टेंस है बच्चों, एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ तक बनाना था, यहाँ तक इस लाइन तक, यहाँ तक डिस्टेंस इसका एक्स है। और यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और एल को जोड़ देंगे तो एल प्लस एक्स हो जाएगा इस यहाँ पे, है ना। पी पॉइंट से दूरी लेंगे तो यहाँ से दूरी लेंगे तो हो जाएगा ना बच्चों एक्स प्लस एल। मैं सब क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको समझिए। यहाँ पे कोई चार्ज डी क्यू है, कुछ यहाँ पे भी चार्ज डी क्यू है, कुछ यहाँ पे भी चार्ज डी क्यू है। तो डी क्यू चार्ज इस टाइप का फैले हुए हैं और सारा चार्ज जोड़ेंगे तब जाके क्यू चार्ज आएगा। उसी तरीका से यहाँ पे लेंथ डी एल है, मतलब डी एक्स मान सकते हैं, डी एल मान सकते हैं, जो भी। तो ये डी एक्स लेंथ है, ये भी डी एक्स, मतलब कुछ भी मानते हैं डी वाई। तो ये डिस्टेंसेज भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें यहाँ पे ऐसे हो रही है। तो करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि हर लेंथ पे चार्ज और लेंथ का रेशियो कांस्टेंट है। हर लेंथ पे चार्ज और लेंथ का रेशियो कांस्टेंट है, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू बाई एल जो है हर लेंथ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब लेमडा मान लिया, ठीक है। इसी को बोल दिया जाता है क्या बोलते हैं इसको बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब लेमडा सबका सेम है, मतलब लेमडा बिल्कुल भी बदल नहीं रहा है, लेमडा कांस्टेंट है बच्चों। इसलिए बोला जाता है ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब लेमडा कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको लेमडा कांस्टेंट नहीं देगा, तो वहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तब वहाँ पे कैसे करना है, वो भी तरीका यही होगा। वही वहाँ पे अगर लेमडा वेरिएबल दे दे, फिर भी सवाल को ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए तरीका यही है बच्चों, देखिए आसान वाला। मान लेते हैं बच्चों कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिरकार होता क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमने तो अभी तक यही पढ़ते आए हैं, ओके। अगर हम छोटा सा एलिमेंट ले ले बच्चों, छोटा सा एलिमेंट ले ले, यहाँ से इस डिस्टेंस से बढ़ के यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे चले आए, और यहाँ पे जाते ही, एक सेकंड बच्चों, ये क्या कर दिया हमने, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से बढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे आ गए और हम यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लिए, छोटा सा एलिमेंट ले लिए, क्योंकि हम छोटा एलिमेंट लेंगे तभी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाए, ठीक है। तो ये छोटा सा एलिमेंट हम कहाँ से लिए हैं, यहाँ से लिए हैं। देखिए हम ये इस पॉइंट से आ रहा है ना, दूरी हमें यहीं से लेना होगा। तो इस पॉइंट से चलते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज ले लिए डी क्यू, जिसका यहाँ से लेंथ कितना होगा बच्चों, और इसका जो विड्थ होगा, विड्थ टाइप का आप डी एक्स समझ सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से इसका लेंथ क्या समझ सकते हैं, एक समझ सकते हैं, इसको एक्स डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मानने के ऊपर है। तो अब हमें पता चल गया पी पॉइंट पे इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ऐसे होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। वो कितना होगा, वो छोटा सा एलिमेंट डी ई लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा सा चार्ज है। तो के डी क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ से डिस्टेंस कितना है, एक्स का स्क्वायर। आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ से डिस्टेंस इसका क्या है बच्चों, एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमें ये पता चल गया। ये पता चलने के बाद आप डी क्यू का वैल्यू रख दीजिए। डी क्यू क्या होगा, जिस तरीका से आपने यहाँ पे पढ़ा कि क्यू बाई एल जो होता है कांस्टेंट होता है, उसी तरीका से यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, पीछे आप पढ़े होंगे कि डी क्यू जो होता है वो लेमडा डी एक्स होता है। अब बोलेंगे ये कहाँ से आया भाई, तो बिल्कुल आसान है बच्चों, आपको ये सब पता होना चाहिए। बट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए जैसे एल लेंथ का मास है ना, एल लेंथ का, सॉरी, इसका एल लेंथ है, तो उस पर चार्ज कितना है, उस पर चार्ज कितना है, क्यू है। अगर एक यूनिट लेंथ ले लें, उस पर चार्ज कितना होगा, क्यू बाई एल होगा। यही अगर पूछा जाए
कि dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो q/l इंटू dx कर देंगे। तो dx लेंथ जब होगा, dx लेंथ होगा तो उस पर चार्ज कितना होगा, ये वाला, तो यही तो है ये लेमडा dx, लेमडा का वैल्यू यही तो होता है लेमडा dx। आ रहा है समझ में बच्चों, इसी को तो लेमडा बोलते हैं, तो लेमडा dx यही तो आ रहा है। मतलब कि अगर लेंथ dx हो जाए तो उस पर चार्ज हो जाएगा लेमडा dx, तो लेंथ dx हो जाए तो चार्ज ये हो जाएगा, तो चार्ज यही तो है छोटा वाला। ये चीज़ आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं से ये आता है। तो अब यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा का वैल्यू क्या है q/l इंटू डी एक्स, इसी का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो डी ई छोटा सा आ जाएगा हमारे पास, k इंटू डी क्यू का वैल्यू q/l डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है बच्चों। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट के लिए निकाले थे, यही छोटा सा एलिमेंट यहाँ से जोड़ते जाइए ऐसे ऐसे, छोटा छोटा एलिमेंट सब जोड़ते जाएंगे यहाँ तक, तो आ जाएगा ना पूरा का। यही तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से छोटे छोटे एलिमेंट लेकर 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 सबको जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिए थे, अब यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हो जाएगा एक्स डैश, ठीक है। वो हमने माना था, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको पता चल गया कहाँ से लेना है हमको बच्चों, यहाँ से लेना है एक्स डैश से, एक्स डैश प्लस यहाँ पे एक्स डैश हो जाएगा प्लस एल तक, यहाँ तक लेंगे तब हमारे पास पूरा निकल जाएगा। पहले यहाँ पे एलिमेंट होगा, मतलब यहाँ से डिस्टेंस जो कि एक्स डैश है, फिर लास्ट एलिमेंट कहाँ होगा यहाँ पे, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या एक्स डैश और प्लस ये वाला लेंथ एल, तो एक्स डैश प्लस एल, तो यही हमने लास्ट एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ई आ जाएगा टोटल k/q/l, और यहाँ पे एक्स 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होगा, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस का आ जाता है और 1/x आ जाता है, और कहाँ से कहाँ तक बच्चों, एक्स डैश से एक्स डैश प्लस एल तक, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं साफ साफ कि k/q/l इंटू आ जाएगा यहाँ पे 1/x डैश माइनस 1/x डैश प्लस एल, ठीक है। काफ़ी आसानी से हमने ये निकाल लिया है, और यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया ई का वैल्यू। मतलब कि अगर कोई आपको दिया हो हॉरिजेंटल में स्ट्रेट लाइन जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो और किसी पॉइंट पे पूछा जाए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये होगा, ठीक है। काफ़ी आसान है बच्चों। और कहीं पे लेमडा अगर वेरिएबल दे दिया जाए, तो वेरिएबल दे देगा तो यहाँ पे वेरिएबल पुट कर देंगे, किधर गया, यहाँ पे वेरिएबल पुट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आएगा वेरिएबल में आएगा एक्स में, तो उसको फिर ऐसे इंटीग्रेट कर लीजिएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ई हम बता देंगे क्या आ जाएगा, k/q डिवाइडेड बाई एल इंटू 1/x डैश माइनस 1/x डैश प्लस एल। इसके बाद अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहिए इस पॉइंट पे, अगर निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं बच्चों। इसको क्या करना है, डी भी कर देंगे, डी भी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा अब डी आर, मतलब कि डी एक्स ला देंगे, तो इसी का फिर से हम लोग एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप अभी कर नहीं पाएगा, ये कांस्टेंट है, इसमें से इसमें फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अभी बहुत बच्चों, तो मैथ्स का टॉपिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाता है, लेकिन किया जा सकता है। अगर पूछे तो इसको एक बार इंटीग्रेट कर दीजिएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स होता है, और ये भी 1 लगभग एक्स ही है, एक्स प्लस एल, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। और ये सब इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों प्लीज़ आप बेसिक मैथ्स देखिए, बिल्कुल ये सब आने लगेगा, और उसके बिना तो नहीं आएगा बच्चों, फिर छोड़ दीजिए, उसके बिना नहीं समझ आएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं उसके बिना, आप देखेंगे तो, है ना। अब देखते हैं आगे, जल्दी से देखते हैं, सर्कुलर लाइन चार्ज, ओके। अब ये ऐसे था, ये लीनियर ऐसे था ना स्ट्रेट लाइन, तो इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, तो मोड़ देंगे तो कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, मोड़ देंगे तो कुछ ऐसा ही तो बन जाएगा बच्चों। तो इसके वजह से अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए, वो पॉइंट पे तो नहीं बता सकते हैं, इस पे भी चार्ज फैला हुआ है पूरा, हम इस सब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ले रहे हैं, ठीक है। कहीं पे यूनिफॉर्मली नहीं दे फिर भी सॉल्व किया जा सकता है, मैंने बताया तरीका, लेमडा का वैल्यू जो होगा वही पुट करके बना देंगे। ओके बच्चों, तो ये पता है आपको, ये डिस्टेंस तो आर ही होता है, मतलब ये कुछ सर्कुलर है, आधा सर्कल है, ये सब ना चूड़ी होता है, चूड़ी बाला जो आप पहनते होंगे हाथों में, उसको आधा काट दिया, तो वही है बस ये, और कुछ नहीं है।
अब चीज़ें आप अगर आपको पीछे समझ में आ गया तो इसको कर सकते हैं आप बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पे मान लेते हैं कि चार्ज क्यू है टोटल और इसका लेंथ कितना है, टोटल 2 पाई आर होता है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर का आधा। ठीक है, लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी है ना, 2 पाई आर होगा। अब हम देखते हैं कि हमें पता है इसको करने के लिए एक तरीका है बच्चों। आप पहले वहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे जाकर डी एक्स विड्थ का एलिमेंट ले रहे थे, नहीं यहाँ पे अब एंगल देखना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे डिस्टेंस सबका सेम है। यहाँ से देखेंगे ये भी आर, सब कोई आर दूरी पे ही है, तो आर चेंज हो ही नहीं रहा है। यहाँ से दूरी चेंज हो रहा था, लेकिन वहाँ पे दूरी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब जगह आर ही है। तो चेंज क्या हो रहा है, मान लेते ये एलिमेंट है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये वाली है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके वजह से यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस बार ही, मैग्नीट्यूड नहीं हो रहा है चेंज। देखिए यहाँ से यहीं इतना दूरी है, आर सबका सेम है, तो आर चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका डायरेक्शन बदल रहा है ऐसे ऐसे, तो उस पर ध्यान देना होगा। ऐसे समझिए, मान लेते हैं यहाँ पे जाकर आपने एक एलिमेंट ले लिया है, छोटा सा एलिमेंट ले लिया है आपने, यहाँ से थीटा दूरी पे जाके ऐसे थीटा उठकर और यहाँ पे डी थीटा ले लिए हैं। ठीक है, ये डी थीटा है और इसका लेंथ कितना है बच्चों, ये डी एल है। ठीक है, ऐसे है, देखिए है ना, ऐसे है। तो ये हमने डी थीटा मान लिया है, इसका लेंथ हमने डी एल मान लिया है, ये आर है। तो डी एल आपको नहीं पता है, पीछे ये भी बेसिक मैथ्स में पढ़ाया है, आर्क लेंथ क्या होता है, रेडियस और डी थीटा का गुना, तो आर डी थीटा हो जाएगा, ये बता रखा है। ठीक है, तो डी एल का वैल्यू भी हमें मिल गया। ये एंगल थीटा पे है, ठीक है, ये एंगल थीटा पे है, तो इसके वजह से ये पॉजिटिव एलिमेंट आया है, एक पॉजिटिव एलिमेंट आया है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉजिटिव एलिमेंट मान लेते हैं, डी क्यू चार्ज है इस पर, मान सकते हैं। तो इसके वजह से इस पॉइंट पे जो होगा ना, इस पॉइंट पे इस यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसका फील्ड होगा, फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो आपको देख रहे हैं ये वाली है, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा क्योंकि हमें दिख रहा है चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एंगल ये भी थीटा हो जाएगा और ये ई आ रहा था, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में और एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ई कॉस ऑफ थीटा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और थीटा के बगल वाला साइन थीटा, ई साइन ऑफ थीटा। ऐसे कर देंगे तो हमको पता चल गया एक का दो कंपोनेंट आ रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे लेंगे तो ये भी ऐसे आएगा, तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर आगे बढ़ जाएंगे इधर, आप ही सोचिए ना बच्चों, एक एलिमेंट यहाँ लिए, एक एलिमेंट बिल्कुल सिमिलर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एक यहाँ लिया तो एक यहाँ लिया, तो दोनों लगभग सेम होगा। इसके वजह से इधर होगा और इसके वजह से ई वाली एंगल भी थीटा हो जाएगी, तो ये थीटा हो जाएगी, इधर आ जाएगा साइन थीटा, फिर से इधर आ जाएगा ई कॉस ऑफ थीटा, तो एक कॉस थीटा कट जाएगा। मतलब हर एक यहाँ पे पार्ट के लिए यहाँ पे भी एक अवेलेबल है और इसका ये कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा। ये समझिए आप, बिल्कुल सिमिलर यहीं पे ले लेंगे इसको, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से फिर ये ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये भी थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि ये जैसे थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा भाई, बिल्कुल सिमिलर है बच्चों। यहाँ पे मान लीजिए मिरर है, ऐसे करके मिरर है ना, तो जो इधर होगा इधर होगा, इधर होगा इधर होगा। ठीक है, तो यही बता रहा हूँ, फिर से इधर आएगा तो ये भी ई कॉस थीटा ही आएगा, ई कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर से इधर इसके वजह से फिर एक और इधर आएगा, मतलब कि हर एक यहाँ पे है तो इसके वजह से यहाँ, तो इसका बस हमें ये कंपोनेंट लेना है, ये सब कैंसिल आउट हो रहा है। इधर वाले जितने भी आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर वाली ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं और बस आ रहा है सिर्फ नीचे वाली, नीचे में सब ऐड होगा, मतलब कि यहाँ पे सब ऐड होगा। अब समझ में आ गया, हमें इसको निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, कॉस्ट कंपोनेंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर नहीं समझते तो आप कितना कैलकुलेशन करते रहते हैं, है ना, आगे समझ लेना है, हमें बस ये कंपोनेंट ही निकालना है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम अभी बताए थे आपको लेमडा का वैल्यू कैसे लेते हैं, पूरा चार्ज है उस पर कितना है लेंथ, पाई आर है। अब अगर इस छोटे से एलिमेंट का हम चार्ज डी क्यू ले लें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लेमडा डी एक्स। ठीक है, डी एक्स मतलब हम यहाँ पे डी एल लिए हैं तो आप डी एल ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा क्या है, क्यू बाई पाई आर, छोड़िए ना, लेमडा तो कांस्टेंट है बच्चों, मैंने बोला ना यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लेमडा कांस्टेंट होता है, तो इसका वैल्यू बार बार चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इसको बार बार चेंज ही नहीं हो रहा है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो हम इसको क्यों बार बार चेंज करें, छोड़ दीजिए, लेमडा ही छोड़ दीजिए, डीएल का वैल्यू ये रख दीजिए आर डी थीटा, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डी क्यू हम यहाँ पे बता देंगे,
तो अब पता चल जाएगा कि डी ई छोटा सा, इसके वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो डी ई छोटा सा आएगा, ये वाली, बाद में हम इसका एक कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है। तो डी जो छोटा सा कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा ओके, डी क्यू छोटा सा वजह से डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, डिस्टेंस आखिर कितना इन दोनों के बीच में, आर ही तो है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये डी हो जाएगा। लेकिन हमें पता चल गया है ये नहीं निकालना है, हमें पता है कि ये कंपोनेंट तो हमेशा कैंसिल आउट हो रहा है, हर एक कंपोनेंट का कैंसिल आउट होगा, इसके वजह से यहाँ, तो इसके वजह से इधर वाला कैंसिल आउट, बचेगा सिर्फ यहाँ वाला, ठीक है। तो ये वाली निकालेंगे, हमें निकालने का मकसद क्या है, यही तो है, ई साइन ऑफ थीटा, मतलब जो भी है डी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी के बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डी क्यू का वैल्यू रख देते हैं लेमडा आर डी थीटा, और क्या मल्टीप्लिकेशन था, साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा भी लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो करना ही है। यहाँ पे तो दिख रहा था आर कट रहा था बच्चों, एक आर, ये आर कट ही रहा था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग के, मतलब के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। तो अब हम लोग कर सकते हैं, थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पे थीटा आएगा, मतलब यहाँ से कंपोनेंट जीरो से थीटा बढ़ते जाएगा, थीटा बढ़ रहा है कहाँ तक, पाई तक बढ़ गया, पहले जीरो था फिर पाई, ये सब चीज़ें आसान है बच्चों, जीरो से पाई तक। तो अब क्या करना है, कर दीजिए, सिंपल सी बात है, के लेमडा अपॉन आर आ रहा है, और फिर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। अब बोलेंगे ये सब पता ही नहीं है, तो नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा बच्चों, ये सब पता करिए, बेसिक मैथ्स पढ़ लीजिए बच्चों, उसके बिना नहीं होता है। वहीं पे इतना बार बताया था कि बेसिक बहुत ज़रूरी है, बस कहने में बेसिक है लेकिन यूज सब जगह होता है। कितना रहिए, कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1 -1 +1 हो जाएगा, ओके। कॉस 0 1 होता है, -1 कितना रहा बच्चों, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं आप, करिए बच्चों करिए, कितना आ रहा है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा होता है, तो के लेमडा अपॉन आर आ जाएगा इनटू कॉस ऑफ पाई, मतलब कि -1, और यहाँ पे माइनस और एक और माइनस आ जाएगा, तो सॉरी एक सेकंड, पहले ये माइनस बाहर ही निकाल लेते हैं, कन्फ्यूजन कर रहा है हमें, माइनस निकाल दिया बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस पाई -1 होता है, और फिर कॉस जीरो 1 होता है, तो ये हो जाएगा -2, और बाहर माइनस है, मतलब कि 2 के लेमडा अपॉन आर आ रहा है ना, 2 के लेमडा अपॉन आर आ रहा है बच्चों, डी ई साइन थीटा 2 के लेमडा अपॉन आर आ रहा है, और डी ई साइन थीटा ही ई नेट है, ये तो कैंसिल हो गया, तो ई नेट यही है और कुछ नहीं है, ई नेट यही है ना बच्चों। तो आपको पता चल गया ई का नेट वैल्यू कितना है, वो है 2 के लेमडा अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ से आप पोटेंशियल भी बता सकते हैं, 1/r का है ना, यहाँ पे 1/r का, तो log ऑफ r आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 के लेमडा log ऑफ r हो जाएगा। ये पोटेंशियल भी बता सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए तो आप ये बिल्कुल निकाल सकते हैं, बस इंटीग्रेट करना रहता है, सिंपल है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, अगर मैंने ये बता दिया तो एक और आप देख लीजिए, ध्यान से देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, एक और बता देते हैं आपको। वहाँ पे तो ऐसे था, यहाँ पे ऐसे कर दिया, मतलब कि अब यहाँ से जा रहा है, अब यहाँ से जा रहा है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो पहले 180 डिग्री था, अब यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का ले रहे हैं, ठीक है। करिए सवाल करिए बच्चों, ऐसा ही सवाल आता है, मतलब अब ये 90 डिग्री हो गया है ना, इस पर पूरा चार्ज क्यू है, और अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr का चौथा भाग है ना, सोचिए ना, पूरा ही रहता तो पूरा सर्कल रहता, तो इसमें ये हटा दिया, ये हटा दिया, मतलब 1/4 भाग, 1 का चौथा भाग, तो एल कितना हो जाएगा, 2πr पूरा का होता है डिवाइडेड बाई 4, मतलब कि πr/2 है, ठीक है। और आपको ये पता ही होगा, ये तो रेडियस इसका r है, निकालना क्या है, ये O पॉइंट पे इंटेंसिटी एट पॉइंट O क्या होगा, जिससे पीछे किया था वैसा ही है, वैसा ही है। देखिए इस पर वेरिएशन कहाँ से करेंगे, उसी तरीक़ा से एक एलिमेंट ले लीजिए बच्चों, यहाँ पे है ना, थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे इसका dl होगा लेंथ, और इसका चार्ज होगा dq, मानना है बस, ठीक है। तो हमने ऐसे करके इन चीज़ों को
मान लिया है। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, सिंपल बात है। फिर से हम डी क्यू का वैल्यू लिख सकते हैं, लेमडा डी एल। डी एल क्या हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। छोड़िए ना, फिर से लेमडा क्यों लिखना है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, लेमडा लेमडा ही रहने देते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। चीज़ें अब जल्दी जल्दी होगा क्योंकि पीछे कर चुके हैं बच्चों। अब देखना है इसके वजह से ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे इसके वजह से फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। अब इसका कंपोनेंट मान लेते हैं कि इधर से ये एंगल थीटा है, तो ई आया था, तो ई का कॉस ऑफ थीटा इधर आ जाएगा और ई का साइन ऑफ थीटा इधर आ जाएगा। क्या लगता है ये दोनों इधर इधर आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा किसी से, नहीं होगा क्योंकि इसके इधर कुछ है ही नहीं, बस हम यहीं तक ले रहे हैं, तो इसमें कैंसिल आउट करने का चीज़ ही नहीं बनता है। इसके तरह यहाँ पे कोई चार्ज था तभी तो कैंसिल आउट हो रहा था, इसके वजह से इधर ऐसा था, लेकिन इधर कुछ है ही नहीं, खाली है, हम बस इतना ही ले रहे हैं, तो कैंसिल आउट इस बार नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके वजह से कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा। तो मान लेते हैं कि ये थीटा ही होगा ना, थीटा थीटा, ये ई आया होगा, डी ई आएगा छोटा सा, तो ये डी का यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा इधर आ जाएगा और एक इधर डी का साइन ऑफ थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, आसानी से बता सकते हैं हम लोग, तो ये दोनों हम बता दिए इधर इधर आ जाएगा। ओके, तो अब हमें ये दोनों निकालना होगा क्योंकि कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो दोनों निकालना पड़ेगा बच्चों। चलिए इसको मान लेते हैं कि ई वाई है और ये क्या है, ई सॉरी ई एक्स है। ठीक है, मान लेते हैं। चलिए सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा डी हो जाएगा के डी क्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो ये आर तो फिर से वही है, बस यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो डी क्यू का वैल्यू आप लिख सकते हैं, यहाँ से दो चीज़ें निकालना है हमें। डी का साइन ऑफ थीटा मतलब कि ई ऑफ एक्स डायरेक्ट लिखते हैं, ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, के बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू का वैल्यू लेमडा डी एल। डी एल आपको पता होगा बच्चों, डी एल तो पता ही होगा, डी एल कितना होगा, डी एल का वैल्यू आर डी थीटा लिखा भी है, आर डी थीटा इंटू क्या, मैं इधर लिखा हुआ है ना ई एक्स, अगर ले रहे हैं ई एक्स ले रहे हैं तो ई एक्स में क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, तो अब हमें यहाँ पे कॉस थीटा एक लिखना पड़ेगा। इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं, है ना। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास ई वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा के बाई आर स्क्वायर लेमडा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा, इस बार आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों को इंटीग्रेट, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, तो आपको पास यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कट रहा है आर आर, ठीक है, आर और आर कट रहा है, तो क्या पता चल रहा है यहाँ पे, के लेमडा बाई आर तो बाहर आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे ई वाई आ जाएगा, के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा। तो इनका क्या हो जाएगा बच्चों, सोचिए कहाँ से कहाँ तक कॉस थीटा, जो भी थीटा है, थीटा कहाँ से वेरी कर रहा है, यहाँ से जीरो से लेके पाई बाई टू तक, है ना बच्चों, यहीं से तो ले रहे हैं एलिमेंट, धीरे धीरे एलिमेंट बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए पाई बाई टू पे आ गए, मतलब 90 डिग्री पे, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, कितना आएगा बच्चों देखिए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ थीटा होता है, साइन पाई बाई टू जो कि 1 होता है, साइन जीरो, तो इसका आ जाएगा के लेमडा अपॉन आर, मतलब कि ई ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया के लेमडा अपॉन आर बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से ई ऑफ वाई निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आप चाहें तो यहाँ पे डी लिख सकते हैं, मतलब छोटा सा एलिमेंट था ये, है ना। तो ई ऑफ वाई कितना आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, तो माइनस ऑफ के लेमडा अपॉन आर लिख देंगे इनटू कॉस पाई बाई टू क्या होता है बच्चों, वो जीरो होता है, माइनस कॉस जीरो 1 होता है, तो ओवरऑल कितना रहा, के लेमडा बाई आर, ये भी आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अंदर का माइनस और ये माइनस, तो के लेमडा अपॉन आर ये भी आ रहा है, ये भी के लेमडा अपॉन आर ही आ रहा है, मतलब कि ई एक्स और ई वाई का वैल्यू सेम हो गया बच्चों। देखिए यहाँ ध्यान से, इस डायरेक्शन में आया था एक ई एक्स ई वाई, ये भी ई और ये भी ई बन गया, दोनों का वैल्यू सेम हो गया। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, रिजल्टेंट नहीं बता सकते, वेक्टर में पढ़े होंगे, अगर दो एलिमेंट्स दो कंपोनेंट सेम हो जाए वेक्टर का, तो इनके जो रिजल्टेंट का एंगल बनता है वो 45 डिग्री बनता है, और ये क्या बनता है, ई रूट टू, मतलब रिजल्टेंट यहाँ पे लिख सकते हैं
रिजल्टेंट आप बता सकते हैं ई का, ई नेट बता सकते हैं, ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ के लेमडा अपॉन आर। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से बोला जा सकता है बच्चों, बताया जा सकता है, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ से ये एक्स का कंपोनेंट और ये वाई का कंपोनेंट दोनों सेम आया तो सेम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें देखिए बच्चों, इतना करने की ज़रूरत नहीं होगा आपको, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप एक फार्मूले में सेट कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। मान लेते हैं ऐसा कोई भी कंपोनेंट ले लिया हमने, ये तो अच्छा नहीं है। मान लेते हैं ना बच्चों कि ये आपके पास कोई दिया हुआ है ऐसे करके, कोई सर्कल का कंपोनेंट है, कोई बड़ा सा ऐसे सर्कल था तो उसका कोई कंपोनेंट ले लिया हमने। हमें नहीं पता है, अब हम नहीं बता सकते हैं कि ये थी कोई क्वार्टर है, मतलब कि इसका लेंथ पाई r/2 है, पाई r/4 है, वो सब नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये कितना है। इसका बस पता है कि इस पे चार्ज प्लस का दिया है। देखिए जनरलाइज कर रहे हैं, बाकी इसके यही याद आपको करना होगा, पीछे वाला छोड़ दीजिए, वो बस मैं ऐसे ही बता रहा था। ठीक है, देखिए ये पूरा एंगल आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पे अल्फा है। ठीक है, और इस पे पूरा पे चार्ज क्यू है और इसका लेंथ एल है। लेंथ भी नहीं पता है लेंथ नहीं पता है, ये पूरा पता नहीं कितना है दूरी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ कितना होगा बच्चों। ठीक है, तो ये बता सकते हैं आप। देखिए कैसे बता सकते हैं, फिर से वही काम करना है। ये मिड पॉइंट टाइप का है, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ से निकलिए और आप किसी एंगल पे जाइए इधर और एक कंपोनेंट ले लीजिए। अब इधर से एंगल कोई थीटा लेंगे तो वो थोड़ा दिक्कत करेगा। मतलब ये कोई ऐसा सॉलिड एंगल तो नहीं है ना बच्चों, मतलब सॉलिड छोड़िए, मतलब ऐसे प्लेन में तो नहीं है ना। यहाँ से अगर एंगल लेते थे थीटा लेते थे, लेकिन अब अगर यहाँ से एंगल थीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस मिड पॉइंट से एंगल थीटा लिया जाए, इधर से अब लेते हैं, इधर से अब ऐसे बढ़ रहे हैं, इधर नहीं इधर से बढ़ रहे हैं, कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से एंगल हमने थीटा ले लिया, इधर से थीटा पे जाके डी थीटा ले लिया। ठीक है, किधर से भी लेंगे तो आंसर तो वही आना है। और ये इसका लेंथ आपको पता है डी एल है, और इस पर चार्ज छोटे से एलिमेंट पे यहाँ पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। वही बात आपको लेमडा पता चल गया होगा कि मास चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे हम डी क्यू भी बता सकते हैं, लेमडा डी एल होता है, डी एल का वैल्यू पता है बच्चों आपको, वही आर डी थीटा का वैल्यू यूज करेंगे, सब वही चल रहा है। लेमडा कांस्टेंट ही है, डी एल का वैल्यू आर डी थीटा यूज कर लेते हैं। यहाँ तक तो बार बार वही हो रहा है। ठीक है, अब देखना है हमें ध्यान से, फिर से ये पॉजिटिव एलिमेंट है ना, तो इसके वजह से यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे तो ये थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा, है ना बच्चों, ये थीटा आ जाएगा। ओके, देखते हैं ऐसे ही बना के, इधर ई आएगा तो सिमिलर देखिए ना बच्चों, ये भी एंगल थीटा ही बन रहा है, तो ये डी ई आएगा छोटे से, तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा एक कॉस वाला, इधर आ जाएगा एक साइन वाला, तो डी ई कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे डी ई साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। चीज़ें बहुत आसान है, इधर और इधर दो कंपोनेंट हमारे पास आ गए। हमें ये चीज़ देखना है बच्चों कि फिर से अगर ऐसा ही एलिमेंट यहाँ भी ले लें तो इसके वजह से इधर आएगा, ये एंगल इधर भी थीटा चलेगा मान लेते हैं, तो फिर से इधर वाला कंपोनेंट साइन आएगा, इधर वाला कॉस आएगा, तो ये कॉस तो ऐड हो जाएगा, लेकिन फिर से साइन वाला ये कंपोनेंट जो है बच्चों, ये दोनों सेम हो जाएगा, तो दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। तो हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे कोई ना कोई अवेलेबल है जो इसको कैंसिल आउट करे, तो ये सब यहाँ पे इसके वजह से ये कैंसिल आउट, इसके वजह से ये, तो सब आपस में यहाँ पे ये कैंसिल आउट ही हो रहा है, ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, ये तो ऐड हो ही रहा है, ये सबका ऐड हो रहा है, नीचे वाला ऐड हो रहा है, ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको हमें हटा देना है, ये लाइन ही नहीं है। बस हमें अब पता चल गया ये लेना है, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना, क्योंकि फिर आप ये निकालते रहेंगे और आपको ये निकालिए फिर ये निकालिए, तो आपको पहले पता चल गया कि ये जीरो है तो इसको लेना ही नहीं है, इतना कैलकुलेट ही नहीं करना है, तो ये अच्छी बात होती है। तो इसलिए बच्चों ये ठीक है, हम बस ये निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया डी ई छोटा सा एलिमेंट क्या आ जाएगा, के, जो कि डी क्यू होगा डिवाइडेड बाई आर, तो वही है सबका, तो डी निकालेंगे, लेकिन हमको इसका एक ही कंपोनेंट लेना है, वो है कॉस वाला, तो अब हम निकाल देते हैं डी ई कॉस ऑफ थीटा, तो क्या हो जाएगा डी इंटू के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू कितना है, लेमडा आर डी थीटा इंटू साइन, सॉरी कॉस आ रहा है ना, कॉस का कंपोनेंट है, कॉस ऑफ थीटा कर देंगे। तो चलिए कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, एक आर से एक आर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास बच्चों, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कितना आएगा,
के लेमडा पाई आर आ जाएगा, ये तो सब में आ रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो कॉस थीटा डी थीटा आ रहा है, इसका कर देते हैं। अब देखते हैं कहाँ से कहाँ जा रहा है, अभी कुछ लिमिट भी तो पुट करना होगा। देखिए देखिए बीच में हम लोग लिए थीटा, हम लोग इस बार यहाँ से यहाँ से ऐसे लिए हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है, इधर से नहीं लिए हैं, इस बार इधर से लिए हैं। तो इधर से थीटा लिए हैं, तो इधर से इधर बढ़ेगा, इधर भी बढ़ सकता है, किधर भी बढ़ सकता है। और हमें पूरा एंगल दे रखा था बच्चों, ये पूरा एंगल अल्फा है और ये मिड पॉइंट था, तो इधर अल्फा बाई टू, इधर भी अल्फा बाई टू, इधर अल्फा बाई टू होगा और इधर भी अल्फा बाई टू होगा। मतलब अगर यहाँ से नापना है, हम मिड से नापेंगे ना, क्योंकि हम एंगल ही मिड से ले रहे हैं थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू भी हम मिड से नापेंगे। ठीक है, मिड से नापेंगे, तो मिड से हम पहले इधर इधर बढ़ेंगे तो प्लस अल्फा बाई टू, इधर बढ़ेंगे तो माइनस अल्फा बाई टू। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आप सोचिए ना, आप यहीं से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक। आ रहा समझ में, हम यहाँ से ले रहे हैं एंगल, मेजर कर रहे हैं, इधर एंगल थीटा जा रहे हैं, हमें पता है इधर पूरा जाएंगे तो अल्फा बाई टू, इधर जाएंगे तो माइनस अल्फा बाई टू। तो अब हमें पूरा लेना है ना, यहाँ से यहाँ तक हमें पूरा कंसिडर करना है। तो माइनस अल्फा बाई टू है, यहाँ पे माइनस का अल्फा बाई टू है एंगल, और यहाँ पे प्लस का अल्फा बाई टू है। तो आपको पूरा एलिमेंट लेना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो पूरा ही लेंगे ना बच्चों, तो पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब कि माइनस अल्फा बाई टू से प्लस का अल्फा बाई टू तक जाना पड़ेगा। तो अब चीज़ें आसान हो गई यहाँ पे, देखिए कैसे हो गई। के लेमडा बाई आर तो ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन ऑफ थीटा होता है, और कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना है, माइनस का अल्फा बाई टू से प्लस का अल्फा बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि के लेमडा बाई आर आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू आ जाएगा, टू साइन अल्फा बाई टू आ जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये ई नेट आ जाएगा। कोई भी अगर सर्कुलर टाइप का एलिमेंट है तो उसका डायरेक्टली आप ऐसे बता सकते हैं, टू के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही याद कर सकते हैं आप, वो छोड़ दीजिए पीछे वाला, ठीक है। इससे वो भी आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मान लेते हैं ना कि आपको पीछे वही बात है, ऐसे दिया था ना, तो इस आर्क का ये एंगल कितना था, अल्फा पाई बाई टू था। अभी हमने क्या निकाला, ई नेट क्या निकाला है, टू के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई टू। पुट कर दीजिए, अल्फा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, टू के लेमडा बाई आर साइन 90 का आधा 45, 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो √2 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि 2 था के लेमडा बाई आर। देखिए यही तो आया था, √2 के लेमडा बाई आर। किधर आया था, देखिए आया था ना, देख रहे हैं बच्चों, इतना आसान है, हम झूठों के कन्फ्यूज हो रहे थे। अब इधर देख लीजिए, इसमें भी निकाले थे ना हम लोग, इसमें भी निकाले थे हम लोग। तो यहाँ पे एंगल कितना है, ये सब सेंटर पे निकाल रहे हैं, ठीक है, ओ पॉइंट पे नहीं हो सकता कहीं और दे दे, तो ऐसे नहीं करिएगा, ओ पॉइंट के लिए सिर्फ, ठीक है। तो ये 180 डिग्री है, मतलब पाई है, तो ई नेट क्या हो जाएगा, टू के लेमडा बाई आर साइन 180/2 पाई बाई टू हो जाएगा। तो टू के लेमडा बाई आर, और क्या हो जाएगा बच्चों, साइन पाई बाई टू क्या होता है, वन ही होता है, तो टू के लेमडा बाई आर आ जाएगा। देखिए यही आया था, टू के लेमडा बाई आर आ जाएगा, यही तो आया था, देखिए, है ना। आसान है बच्चों, समझिएगा तो आसान लगेगा। अब मान लेते हैं कि एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कि अब हम पूरा सर्कुलर ले लिया आर्क, पूरे सब पे चार्ज फैला हुआ है। अरे समझ में मैंने ऐसे क्यों किया, फिर वो पॉइंट यही ले लिया, तो ये पूरा एंगल कितना होता है, ये तो पूरा 360 डिग्री होता है, मतलब 2 पाई का। इस सब पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था, ठीक है। अगर नेगेटिव फैलता तो सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हो जाता, बाकी मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिएगा। आ रहा समझ में बच्चों आपको, जैसे यहाँ पे इसके वजह से इस पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में सारा होगा, इसके वजह से यहाँ होगा, सब होगा। लेकिन नेगेटिव रहता तो इस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में होता, ठीक है। पॉजिटिव है तो इससे दूर होगा सब फील्ड ऐसे, ठीक है। लेकिन नेगेटिव होता तब ऐसे होता, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, थीटा का वैल्यू 360 ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे ई नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू के लेमडा बाई आर साइन 360/2, 2 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा,
sin 180 जीरो होता है, तो यहाँ पे ई नेट का वैल्यू ही जीरो आ जाएगा बच्चों। देख रहे हैं, फार्मूला से भी ई नेट का वैल्यू जीरो आ रहा है, फार्मूला से ई नेट का वैल्यू जीरो आ रहा है। और आप एक्चुअली में देखिएगा तो अगर अगर यहाँ पे ऐसा कुछ बनता है तो वहाँ पे ई नेट का वैल्यू जीरो ही आता है ना। ये एक्चुअली में भी आता है, आप समझिए ना, रिंग टाइप का है तो रिंग पे सेंटर पे क्या होता है, ई नेट जीरो होता है, ई नेट का वैल्यू सेंटर पे जीरो होता है अगर रिंग हो तो। ये रिंग ही तो है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ये काफ़ी आसान है, ऐसे इसको बस याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा इसको। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन चार्ज, ठीक है। अच्छा वर्टिकल है, ये बोल रहा है वर्टिकल है, वर्टिकल या फिर कैसे भी समझ लीजिए ना। मान लेते हैं ऐसे रहता, हमने क्या लिया था पीछे पॉइंट यहाँ पे लिया था, हो सकता है अब हम ऐसे ले रहे हों और एक पॉइंट इधर ले रहे हों, है ना। इसके कंपेरिजन में तो वर्टिकल ही है ना। तो उसी तरीक़ा से ऐसे बोला जा रहा है यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है आपसे। ये टेढ़ा लाइन किसने ड्रॉ किया भाई? देखिए मैंने ड्रॉ किया है ऐसा, पूरा चार्ज प्लस भरा है। अगेन बोलता हूँ, आप चाहें तो माइनस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक भरा हुआ है, इसका पूरा लेंथ हमें एल दे रखा है और चार्ज पूरा क्यू दे रखा है इस रॉड पे। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिया तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से ये पॉइंट सेंटर पे तो नहीं है, ठीक है। सेंटर पे तो नहीं है, सेंटर यहाँ है ना इसका, तो यहाँ लेते तब ना ये सेंटर होता। सेंटर पे तो नहीं है, सेंटर पे ले सकते थे बट लिए नहीं, क्योंकि सेंटर पे अगला केस देखेंगे, ठीक है। अभी सेंटर पे नहीं है, तो ठीक है बच्चों, सेंटर पे नहीं है। तो आप क्या यहाँ पे सोच रहे हैं कि अगर हम इसका निकालना चाहें, हमें निकालना क्या है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या होगा, ये हमें बताना है। आसानी से बताया जा सकता है, देखिए कैसे। यहाँ पे फिर वही बात, छोटे छोटे चार्ज से मिल के बना है डी क्यू। तो हर एक डी क्यू के लिए डी क्यू है, तो इसकी वजह से देखिए, इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। तो फिर कुछ एंगल होगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर आएगा। उसी तरीक़े से यहाँ पे भी कोई होगा कंपोनेंट, तो इसके वजह से यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे कुछ एंगल होगा, इसका कुछ ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट, ये एक एक्स में होगा, ये वाई में होगा, फिर दोनों निकालना पड़ेगा। तो उस टाइप का केस दिख रहा है। क्या लगता है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट का इधर फील्ड होगा, इधर आएगा और एक इधर, और यहाँ पे जो एक कंपोनेंट होगा इसका फील्ड इधर और इधर, तो क्या लगता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। क्यों दिख रहा है ना, ये छोटा एंगल ये बड़ा एंगल हमने मिड में नहीं लिया है। अगर ये मिड में लेते तो दोनों एंगल बराबर होता, थीटा ये थीटा, लेकिन हमने जो एंगल लिया यहाँ लिया, तो ये एंगल लगता है कुछ θ2 होगा, ये कुछ एंगल θ1 होगा यहाँ पे। तो एंगल ही अलग है, तो इस बार कटना उतना नहीं है, हमें लग रहा है कि कटेगा नहीं तो इस बार और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन किया जा सकता है, सोच सोच कर किया जा सकता है। कुछ नहीं करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे। एक थोड़ा सा ऊपर जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले रखा है बच्चों, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले रखा है। ये छोटा सा एलिमेंट क्या ले लेते हैं, यहाँ से कितना ऊपर गए हम लोग, एल लेंथ ऊपर गए, छोटा वाला एल, तो ये हो जाएगा डी एल, ठीक है। और इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। और ये लेंथ आपको दे रखा है, सवाल में दे रखा है लेंथ बच्चों, ये ए है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ आपको दे रखा है, ये जो है एल है, ए है, ठीक है। और ये जो मैंने छोटा सा लिया है, ये एंगल ऊपर बढ़ के लिया है, ठीक है। ऊपर कितना अल्फ़ा बढ़ा है, तो ये छोटा सा एंगल डी अल्फ़ा हो जाएगा। वैसा ही केस बन रहा है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे जो डी एल बना होगा छोटा सा, उसको हम बता सकते हैं डी एल इक्वल टू जो होगा छोटा सा एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा, मतलब वैसा केस बन रहा है बच्चों जैसा हम लोग नहीं बनाते सर्कल में। तो यहाँ पे क्या था, तो डी एल इक्वल टू हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस इंटू ये वाली, है ना, ये वाली इंटू ये वाली। तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए इससे यहाँ पे कुछ ऐसा ही तो बन रहा है। यहाँ पे बना देते हैं, ये एंगल कुछ बन रहा था अल्फ़ा, ये था एल और ये था ए, ठीक है। तो यहीं पे वही बन रहा है केस। यहाँ पे ये वाली क्या हो जाएगी, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें सही चल रही है। तो हम डी एल लिख रहे थे, डी एल कितना हो जाएगा बच्चों? पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं कि इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, मतलब कि लेमडा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेमडा डी एल लिखते हैं, सॉरी डी एल ही तो लिख रहे हैं हम लोग, लेमडा डी, अरे यार क्या लिख रहे हैं, डी क्यू बराबर लेमडा डी एक्स होता है ना, तो मतलब लेमडा डी एल, वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ मैं अभी हो गया था। और एक चीज़ मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि अगर हम यहाँ से ये वाली डिस्टेंस लेकर लिख देना, ये वाली, और यहाँ से ये वाली, तो वो सही रहेगा। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल एंगल जो है ये θ1 ले लेते हैं, और ये पूरा एंगल यहाँ पे θ2 ले लेते हैं। मतलब जहाँ पे इसका लेंथ टोटल खत्म होता है, तो यहाँ से मान लेते हैं ना, इस पॉइंट से ये एंगल θ1 है, और इस पॉइंट से एंगल θ2 बना रहा है, क्योंकि वो आगे हमें काम देगा। इस छोटे से चार्ज की वजह से जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, तो हम वो लिख लेते हैं, सिंपल बात है। तो हम छोटे से चार्ज की वजह से डी ई लिखेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना आ रहा था हमारे पास, ये डिस्टेंस को हमने कुछ मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं ना बच्चों, तो जेड का स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी आसान है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो ये डी ई जो छोटा सा आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ से ऐसे करके इस पे इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, यहाँ से छोटा सा जो हम बना ही देते हैं ना, ऐसे आ रहा होगा। क्या लगता है बच्चों, यहाँ पे कुछ एलिमेंट आ जाएगा ऐसे, और एक इधर भी कुछ एलिमेंट आ जाएगा। ये छोटा सा जो डी ई आ रहा था, तो ये डी ई का ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, और ये हो जाएगा डी ई का वाई कंपोनेंट, जो भी होगा वो हमें नहीं पता है। तो ये किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा एलिमेंट फिर एक नीचे लेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा और इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हम मिड पॉइंट नहीं लिए हैं, मिड में नहीं है, ये पॉइंट ऊपर है कहीं पे, इसीलिए नहीं होगा। तो इसके वजह से भी कुछ आएगा, वो हमें नहीं पता है। छोड़िए ना, पहले एक वजह से जो हम लिखना चाहते हैं वो लिख लेते हैं, है ना, वो जो लिखना चाहते हैं हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एंगल लेकर हम देखते हैं कितना आ रहा था। अगर ये वाली जो लिए थे एलिमेंट, इसके वजह से यहाँ पे था, और ये एंगल हमने अल्फ़ा ले रखा है, तो ये भी एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डी आ रहा है ऊपर वाला, कॉस ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा, है ना, कॉस कंपोनेंट। तो डी कॉस ऑफ अल्फ़ा इधर होगा, और ये हो जाएगा डी साइन ऑफ अल्फ़ा इधर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। पहले तो डी जो हम निकाले थे वो कितना आ रहा था, मतलब जो भी निकालेंगे वो कॉस में आ रहा है, मतलब एंगल में कुछ आ रहा है, तो हमें एंगल में ही इस चीज़ को ले जाना होगा, तभी तो एंगल में हम लोग कर पाएंगे बच्चों। देख लेते हैं एंगल में कितना आ रहा है, के तो कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर ये जो आ रहा है जेड स्क्वायर, इसको एंगल में लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं, ये एंगल अल्फा है ना, तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ अल्फा क्या होगा, ए अपॉन जेड। तो यहाँ से जेड का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्या आ रहा है बच्चों, देखिए जेड का वैल्यू लिखा जा सकता है ए स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। और डी क्यू क्या आ रहा है, डी क्यू ये है, मतलब लेमडा इंटू डी एल का वैल्यू क्या है बच्चों, डी एल क्या है, डी एल क्या है, ये देखिए यहाँ पे डी एल है हमारे पास, है ना, ये छोटा सा ही डी एल लिए थे, तो डी एल निकाला जा सकता है, डी एल निकाला जा सकता है बच्चों। एल लेंथ ऊपर गए थे हम लोग, तो यहाँ से देख लेते हैं एल और ए का रेशियो में कुछ आ जाएगा, मतलब कि टेन ऑफ अगर अल्फ़ा लिखना चाहें तो एल अपॉन ए लिख सकते हैं, एल अपॉन ए लिख सकते हैं बच्चों। तो अगर इसी को टेन ऑफ अल्फ़ा को डिफ्रेंशिएट कर दें, मतलब टेन ऑफ अल्फ़ा जो आ रहा था एल अपॉन ए आ रहा था, अगर इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो कितना हो जाएगा, टेन अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एल का 1 हो जाएगा, तो डी एल अपॉन डी अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में किया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप डी एल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये सब थोड़ा प्रोसीजर मुझे पता है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ बच्चों, आप अभी समझिएगा, क्योंकि डी एल का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है, डी एल का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ए सेक स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा। ठीक है, तो ये लेमडा इंटू ए सेक स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा डी अल्फ़ा, तो ये चीज़ ओवरऑल अब थीटा में हमारे पास आ गया। तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तो कटेगा, क्योंकि दोनों 1 अपॉन में होता है। यहाँ से हम अब बता सकते हैं कि लेमडा ए अपॉन ए स्क्वायर डी अल्फ़ा आ रहा है, मतलब ए के तो यहाँ पे भी कट गया, मतलब के लेमडा अपॉन ए कॉन्स्टेंट इंटू डी ऑफ अल्फ़ा।
जो डी ई आ रहा है हमारे पास ये आ रहा है। तो अब हमारे पास जो डी ई आया है उसी से हम सब कुछ कर पाएंगे। क्या आया था, के लेमडा अपॉन ए डी ऑफ अल्फा। तब इसका देखिए ना वो जो दो आ रहा था ना कंपोनेंट हमारे पास, एक डी ई अलॉन्ग एक्स, एक आ रहा था डी ई अलॉन्ग वाई। तो एक्स वाला क्या था, डी ई, एक्स वाला क्या था बच्चों, एक्स वाला क्या था, डी कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा, यहाँ पे था डी साइन ऑफ अल्फा। दोनों चीज़ अगर हम लिख दिए हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं आप इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा, के लेमडा, अच्छे से ही कर देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए ना, के लेमडा अपॉन ए इंटू डी अल्फ़ा। लेकिन कॉस का मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है क्योंकि इसका वैल्यू ही कॉस में आता है, तो इसमें कॉस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब तो आएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे कॉस वाला तो टर्म लिखना ही पड़ेगा, कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, डी ई वाई का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा के लेमडा अपॉन ए डी अल्फा साइन ऑफ अल्फा। दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना आ रहा है बच्चों, के लेमडा अपॉन ए तो कांस्टेंट है, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ अल्फा होता है। कहाँ से कहाँ जा रहा है अल्फा, कहाँ से कहाँ जा रहा है अल्फा बच्चों, बताइए जल्दी से आप पीछे देखकर। के लेमडा अपॉन ए यहाँ पे भी आ जाएगा, साइन अल्फा का माइनस का कॉस अल्फा इंटीग्रेशन होता है। ये भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, बताइए बताइए, अल्फा कहाँ से कहाँ जा रहा है, अल्फा यहाँ पे था, ठीक है, अल्फा यहाँ से लिए थे, मतलब हम इस यहाँ से इस लाइन से हम लोग ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जाएंगे, ठीक है, यहाँ ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जा सकते हैं। तो नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पे ये एंगल θ2 मिल रहा है, और ऊपर जाएंगे तो θ1 मिल रहा है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो हमें माइनस θ2 से प्लस θ1 तक जाना होगा। माइनस क्यों लिया, क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग ये नीचे आ रहा है इसलिए माइनस लिया, और इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आएगा तो पॉजिटिव। तो ये माइनस θ2 लेंगे क्योंकि नीचे है, और ऊपर की वजह से θ1। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मैं कैसे ले रहा हूँ बच्चों, है ना। ये सोचिए ना, इंटीग्रेशन में क्या करना है, ये कंपोनेंट लेना है तो इतना हो जाएगा प्लस θ1, और नीचे की वजह से इतना लेना है तो ये किसके वजह से होगा, माइनस θ2। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, ये एंगल लेंगे तो ये मिल जाएगा, ये एंगल लेंगे तो ये मिल जाएगा, तो ओवरऑल पूरा मिल जाएगा। सिंपल है यार, है ना बच्चों। तो कितना बोला था मैंने, माइनस θ2 से θ1 तक, माइनस θ2 से θ1 तक। तो वो जो x के अलॉन्ग आ रहा है हमारे पास, ई अलॉन्ग x, के लेमडा अपॉन ए इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। उसी तरीक़ा से हमारे पास ई अलॉन्ग y आ रहा है, के लेमडा अपॉन ए, देखिए माइनस वाला तो पहले आएगा तो माइनस कॉस θ1 आ जाएगा, और फिर से माइनस आएगा, और ये माइनस जाकर वहाँ पे इसको प्लस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब इसको यहाँ पे डालेंगे तो माइनस ऑफ कॉस θ1 आ जाएगा, देखिए माइनस ऑफ कॉस θ1, फिर माइनस कॉस ऑफ माइनस θ2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। अब बोलेंगे कॉस के अंदर वाला तो खा जाता है तो नेगेटिव आएगा, तो बच्चों नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि हम ले सकते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ये भी ले सकते हैं, तो ओवरऑल यही आता है, ठीक है, यही आता है। चलिए हो गया, अगर यहाँ तक हो गया हो तो यही आंसर आता है बच्चों, है ना, यही आंसर आता है, ठीक है। तो इस ये दोनों आप याद रख सकते हैं, चाहे तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये एंगल दे दिया बस θ1 और θ2, तो आप डायरेक्टली ये एक्स अलॉन्ग और ये वाई के अलॉन्ग बता सकते हैं। या फिर इसको कहीं कहीं पे बोला जाता है ई, यहाँ पे ये देख रहे हैं इसका डायरेक्शन ऐसे है, मतलब ये पैरेलल है रॉड के, तो बोल देते हैं ई पैरेलल, और इसको बोल देते हैं ई परपेंडिकुलर, कहीं कहीं पे बोला जाता है, मैं बता दे रहा हूँ ऐसे जनरली। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा तो चलते हैं आगे और चीज़ें देख लेते हैं। अब अगर हम देख रहे थे तो ये रॉड क्या था, उसका लेंथ था कुछ, उस पर चार्ज था कुछ, ये रॉड को हम इन्फिनाइट कर सकते हैं। देखिए अगर ये रॉड ऐसे है, टेढ़ा क्यों बन रहा है भाई, अगर ये रॉड कुछ ऐसे है बच्चों, ठीक है, ये रॉड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये रॉड चलता ही जा रहा है। आप ऐसे समझिए रेलवे ट्रैक का जो पटरी होता है, देखेंगे तो चलता ही जाता है इन्फिनिटी तक, उस तरीक़ा से ये है।
तो अब अगर किसी पॉइंट पे पूछा जाए, मान लेते हैं इस पॉइंट से यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सोचिए ना। अब एंगल कैसे वेरी करेगा, एंगल लेते थे इसके पिक पॉइंट से, तो पिक पॉइंट अब कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी लगभग लगभग मिलेगा कैसे, ऐसे जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे तो ऊपर, मतलब लगभग लगभग ये जाके सट जाएगा, तो ओवरऑल ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। उसी तरीके से नीचे चलते जा चलते जा चलते जा चलते जा, तो ये भी मिलेगा मिलेगा 90 पे मिलेगा लगभग लगता है। मतलब यहाँ पे θ1 और θ2 90 है बच्चों, θ1 का वैल्यू और θ2 का वैल्यू लगभग 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या आ रहा था, देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक्स वाला जो कि परपेंडिकुलर है, दोनों में जोड़ देते थे, मतलब कि k लेमडा अपॉन आर, आर था क्या था, ए था, जो भी ले लेते हैं, ये ए डिस्टेंस है ना, k लेमडा अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, और ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पैरेलल क्या हो जाएगा, k लेमडा अपॉन आर ए साइन नहीं, यहाँ पे कॉस आता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री आएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 90 डिग्री आएगा, है ना बच्चों, है ना। देखिए यहाँ पे वही तो आ रहा है, वही तो आ रहा है, वही आ रहा है। मतलब ये माइनस, देखिए θ2 जो लेंगे यहाँ पे जो कि 90 डिग्री है, दोनों सेम है ना, दोनों सेम आ रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा बच्चों, ओवरऑल देखा जाए तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ओके, ये जीरो हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू बच्चों, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम आ रहा है। साइन 90 जो होता है 1, तो 2k लेमडा बाई आर आ जाएगा, ठीक है, मतलब ए आ जाएगा। अब ऐसा ही केस एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक रॉड आपको दे रखा है, एक रॉड आपको दे रखा है बच्चों ऐसा, मतलब यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे ये इन्फिनाइट तक बढ़ता चला जा रहा है, इन्फिनाइट तक ये जा रहा है यहाँ से, ठीक है, और इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है आपको, इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो यहाँ से देखिए एक का तो एंगल जो लेंगे ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक, मतलब θ1 तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। और एक कहाँ से लेंगे, लेंगे ही नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो एक एंगल जीरो, मतलब कि ऊपर वाला एंगल जो था θ1 का वैल्यू वो हो जाएगा 90 डिग्री, और नीचे जो आएगा θ2 वो तो है ही नहीं, 0 डिग्री, है ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, पुट कर दीजिए, ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, k लेमडा अपॉन आर, मतलब ए, k लेमडा अपॉन ए इंटू साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 0, है ना। ऐसे किया जा सकता है चीज़ों को बच्चों। और ये पैरेलल क्या हो जाएगा, k लेमडा अपॉन ए कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, चीज़ें ऐसे कर जा सकता है, ठीक है। ये सब खुद से आप वेरिएशन देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो, तो आप एक मिड वाला भी देख सकते हैं। मिड वाला आपको आई थिंक मैं बता देता हूँ, क्योंकि मिड वाला भी जानना जरूरी है ना बच्चों, मिड वाला भी जानना जरूरी है। ये देखिए मिड वाला देख लीजिए बच्चों, मतलब कि वही कुछ रॉड हम ले रहे थे, देखिए मुझे पता है सीधा नहीं बना है, लेकिन समझ जाइए, ज़्यादा इतना वेरिएशन आता नहीं है बच्चों, मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। जो रॉड था मैंने बोला था ना, अगर मिड पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट रहेगा, तो ये एंगल दोनों सेम हो जाएगा, मतलब ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, मतलब कि θ1 का वैल्यू और θ2 का वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा, मान लेते हैं, और थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ई हम बोल सकते हैं पॉइंट पी पे क्या होगा, ये ए होता है दूरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर जो होगा वो k लेमडा अपॉन ए, और साइन थीटा दोनों ऐड हो जाता था ना, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये अगर 2k लेमडा अपॉन ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है। उसी तरीके से ई पैरेलल इक्वल टू, यहाँ पे हम बता सकते हैं k लेमडा अपॉन ए कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है, सॉरी कॉस θ1 नहीं बच्चों, ऐसे किया जा सकता है, चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे θ1 और θ2 दोनों सेम है, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, दोनों कॉस में सेम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं चीज़ों को, काफ़ी आसान है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो अब हमें चार्ज रिंग देखना है। सर्कुलर रिंग का जो चार्ज है, चार्ज रिंग है, बिल्कुल आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है। देखिए एक रिंग बना देते हैं आपके लिए,
तो ये रिंग देख लेते हैं। तो रिंग क्या है बच्चों? चार्ज है। बोलेंगे बार बार पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लेते हो मास्टर? बच्चों नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग करते करते पॉजिटिव में इतना ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि हमें लगता है कि पॉजिटिव ही हर जगह लेते हैं। बस पॉजिटिव से कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो इसके वजह से पॉजिटिव की वजह से सब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ जाते हैं। ठीक है, बाहर आ जाते हैं। वही नेगेटिव होता तो फिर से वही बात अंदर चला जाता, अंदर की तरफ चला जाता है ना। सिंपल है। बस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। इस पर पूरा चार्ज क्यू है, इसका पूरा लेंथ आप 2πr मान सकते हैं। मान क्या सकते हैं, 2πr ही तो होगा क्योंकि ये पूरा रिंग ही तो है। तो रिंग का बिल्कुल आसान होता है, ये आर है। तो इसमें भी वही काम करना है बच्चों। इसका भी लेमडा हम लिख सकते हैं, जो कि होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/2πr। अब हम यहाँ पे अगर बताना चाहें तो एक पूरे की वजह से इस पॉइंट पे बताना है। सोचिए क्या होगा। पूरे की वजह से सोचेंगे कि यहाँ पे पूरा क्यू मास ले लेते हैं, मास ले लेते थी सॉरी चार्ज ले लेते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे लिख देंगे। वैसा करना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेडियस है इसका, है ना। ऐसे ही नहीं है। छोटा रहता तो ठीक है, छोटा रहता तो डायरेक्ट पॉइंट मान के कर देते, लेकिन इसका कुछ रेडियस है ना बच्चों, कुछ डायमेंशन है। तो हर एक एलिमेंट का यहाँ पे कुछ अलग टाइप का होगा। एक इसके अलग होगा, इसके अलग होगा, यहाँ से अलग होगा, है ना। लेकिन एक चीज़ हमें दिख रहा है, सिमिलरिटी। इसको काट देंगे तो इधर जो एलिमेंट होगा यहाँ पे वही होगा, इधर जो होगा इधर वही होगा, इधर जो होगा वही। मतलब एक की वजह से यहाँ पे लिखेंगे तो एक यहाँ पे कुछ कैंसिल करेगा। पीछे देखा था ना, वैसे ही चीज़ें समझ में आ गई हम लोग। अब कर सकते हैं आप भी खुद से बच्चों। यहाँ पे कुछ एलिमेंट छोटा सा मान लेते हैं, डी क्यू है, सॉरी डी क्यू। तो उस पर चार्ज होगा, उसको थोड़ा सा एलिमेंट क्या लेते हैं, डी एक्स ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, छोड़िए ना वो, है ना। तो यहाँ से इसका हमने अगर बना दिया ऐसे करके डॉट 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 करके, ये तो कुछ टेढ़ा ही बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये आर है और ये यहाँ से हमको डिस्टेंस दे रखा है एक्स है। ठीक है, एक्स तो वेरी नहीं कर रहा है क्योंकि एक सेंटर से डिस्टेंस है इसका सी का, और आर तो उसका रेडियस है, ये भी वेरी नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैंने इसको क्या मान लिया हमने, एल मान लिया। एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, √/a² प्लस r²। कैसे आया, कैसे आया, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बन गया ऐसे करके, ये है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कर देंगे। सिंपल है यार। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया, एल आ गया। तो अब इस छोटे से एलिमेंट जो हमने लिया है dx, इसके वजह से यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा। मान लेते हैं ऐसा कुछ आया, और वही एंगल फिर से हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं। ठीक है, थीटा ले लिया। तो वही बात है सिंपल सी, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा तो ई हो जाएगा। तो ई कॉस ऑफ थीटा इधर आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इधर आ जाएगा, ई साइन ऑफ थीटा इधर आ जाएगा। आपको पता चल गया होगा कि ऐसा ही एलिमेंट एक यहाँ पे होगा, तो इसकी वजह से ऐसे लेंगे तो ये भी एंगल थीटा मान लेंगे, सेम ही आ जाएगा। तो ये कॉस वाला इधर आ जाएगा, साइन वाला इधर आ जाएगा, साइन वाला साइन को हटा देगा। बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ। तो हमें पता चल गया। अब हमें ई नहीं लेना है, बस हमको ये लेना है कॉस कॉम्पोनेंट। ई लेकर कॉस कॉम्पोनेंट लेना है, ई को ये तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा कट रहा है। ठीक है, इसका तो कट रहा है बच्चों इसका ज़िंदगी पूरा ऐसे ही कट रहा है। ठीक है, तो अब हम करते हैं चीज़ें। क्या हो गया यहाँ पे, ई कॉस ऑफ थीटा, मतलब कि छोटे से डी क्यू की वजह से डी ई आएगा छोटा सा, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा के स्मॉल डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, जो कि एल का स्क्वायर। यही तो है डिस्टेंस, यही तो है डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें छोटा सा जो डी क्यू आया था वो कितना आएगा बच्चों, देखिए डी क्यू छोटा सा आएगा, वो लेमडा टाइम्स इंटू डी एक्स लिख देते हैं। लेमडा क्या है हमारे पास, लेमडा लेमडा Q/2πr, Q/2πr। ठीक है, इंटू डी एक्स। ओके, अभी अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चों, अगर अभी यहाँ पे देखा जाए तो हमें इतना करने की ज़रूरत है क्या। डी क्यू अगर हम एलिमेंट ऐसे ले रहे हैं तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता है। आप भी लिए होंगे, लेकिन सोचिए ना, ये 2πr लेते हैं तो हमें क्यू डी एक्स बनेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही चले तो देखते हैं करके क्या आ जाएगा, देखते हैं करके। मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है। अच्छा, ये तो लेमडा कांस्टेंट ही होता है, तो हम लेमडा ही लेके चलते हैं। इतना नहीं करने की जरूरत है, तो लेमडा ही होता है, लेमडा कांस्टेंट है। डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। हाँ,
लेकिन हमें यहाँ पे एंगल आ गया थीटा, तो हमें थीटा में कन्वर्ट करना होगा चीज़ों को, कॉस ऑफ थीटा को वैल्यू पुट करना होगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं ई कॉस ऑफ थीटा। तो अब निकालेंगे ई कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, फिर से वही बात हमें दिख रहा है कि एक लेमडा डी एक्स का वैल्यू डी क्यू होता है, मतलब पूरा अगर लेमडा डी एक्स का इंटीग्रेशन भी कर दें, पूरा अगर इंटीग्रेशन भी कर दें तो हमें पूरा चार्ज क्यू मिल जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, आप भी अगर किए होंगे तो सही जा रहे होंगे, लेकिन इससे छोटा मेथड का यूज करते हैं ना, क्यों इतना हमें करना है। ध्यान से समझिए, हमें पता है कि डी क्यू का वैल्यू लेमडा डी एक्स होता है, ये ठीक है, पता है, लेकिन हम इस मेथड से नहीं जाएंगे, फिर वही आएगा आंसर, आंसर तो वही आना है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लिखना ज़्यादा पड़ेगा, तो उतना नहीं करना है। देखिए ये छोटा सा डी क्यू है, ऐसे ही इधर भी डी क्यू होगा, डी क्यू छोटा डी क्यू सब मिलके 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 पूरा क्यू बन जाएगा। ऐसे सोचिए, ठीक है ना, ऐसे सोचिए बच्चों, पूरा मिलकर क्यू बन जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, हम डी निकाले हैं तो हमें का डी का कॉस कंपोनेंट लेना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी का कॉस कंपोनेंट लेंगे, तो इंटीग्रेशन कर देंगे के डी क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। देखिए क्या कांस्टेंट आ रहा है आपके पास, के कॉस थीटा कांस्टेंट है, एल स्क्वायर कांस्टेंट है, डी क्यू यहाँ पे वेरिएबल है। तो ये डी क्यू अब देखिए हम डायरेक्ट इतना ही में बन गया, अभी हम लोग ये वाली लिखते तो और लंबा हो जाता, उतना करना ही नहीं है। के कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि बेस कितना एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स अपॉन मतलब यही एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एल के पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि एक एल आएगा और L/2 आएगा, तो 2 में से अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, ओके, यहाँ पे एल स्क्वायर है और नीचे क्या आ रहा था, रूट एल आ रहा था, मतलब पावर हाफ आ रहा था, तो पावर 3/2 ही तो होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे डी क्यू है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब डी क्यू को जोड़ेंगे छोटा छोटा, तो डी क्यू जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, तो पूरा तो क्यू ही बन जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा था कि इतना करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्यू लिख दीजिए, मतलब कि के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एल, मतलब रूट ओवर, सॉरी ये 3 ही बन जाएगा ना बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ यार। ठीक है, तो एल का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ है, और हाफ कर देंगे तो 3/2 ही तो आ जाएगा। यहाँ पे 3/2 आएगा, मैं यहीं पे लिख रहा था, गलत लिख रहा था मैं, ई नेट इतना आ जाएगा। ठीक है, एट पॉइंट पी पॉइंट पे, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे सेंटर से जिसका दूरी x हो। ठीक है, ये बहुत आसान है करने के लिए, ये आपने कर लिया तो आप ये भी बता सकते हैं इसका पोटेंशियल क्या होगा, बिल्कुल आसानी से। पोटेंशियल एक बहुत आसानी तरीका से निकाला जा सकता है, और एक थोड़ा लेंदी मेथड, तो हम आसान वाला बताते हैं। लेंदी वाला मैंने सिमिलर बता रखा है, वहाँ पे क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन में। देखिए एक बड़ा सा हम भी रिंग बना लेते हैं, ये x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P मान लिया था, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके वजह से बच्चों बाहर की तरफ होगा। तो वैसा ही कुछ करना है, ये छोटा सा dq मान लिया है, तो आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल एट पॉइंट P, मतलब नेट पोटेंशियल क्या होगा। तो बच्चों अगर पोटेंशियल निकालना है तो आप डी क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ यू डॉट डी आर कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन हम थोड़ा दिमाग यूज करेंगे। अगर आपके पास है तो इसका यूज थोड़ा सा करिए। आपको पता था कि पोटेंशियल क्या होता है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होता है, सॉरी स्केलर होता है। तो स्केलर में हमें तो कुछ डायरेक्शन ही नहीं देखना है भाई, जैसे हम लोग ई में देख रहे थे ऐसे आ रहा था, इधर ले रहे थे इधर, तो यहाँ कुछ लेना ही नहीं है। यहाँ डायरेक्ट अगर भी आ रहा है तो भी को ऐड करते जाओ, इसके वजह से एक भी V1, इसके वजह से ऐसे, इसके वजह से ऐसे, इसके वजह से ऐसे, सबको ऐड करते जाओ बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब इसका सबको ऐड कर देना है, ये तो स्केलर होता है, ये इसका फ़ायदा उठाइए, है ना, स्केलर है यार, फ़ायदा उठाइए, इसको शॉर्ट में कीजिए। आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। ये आर डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं बच्चों, ये जो चार्ज होता है और जो पॉइंट पे निकलते हैं। तो अगर हमें पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना है छोटे से चार्ज की वजह से, तो डी आ जाएगा, है ना, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमें पता है आर है। ठीक है,
इसमें पूरा चार्ज क्यू है और पूरा लेंथ 2πr है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √x² प्लस r²। ये चीज़ अगर आपको पता चल गया बच्चों, ये चीज़ पता चल गया तो छोटा सा पोटेंशियल निकालेंगे। डी भी एट पॉइंट पी इक्वल टू, पहले के वजह से यहाँ पे dq1 है, यहाँ पे dq2 है, यहाँ पे dq3 है, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है बच्चों। ये सारा चार्ज है छोटा छोटा, मतलब कि dv1 प्लस dv2 प्लस dv3। यूज कीजिए बच्चों, दिमाग यूज कीजिए। देख रहे हैं कितना शॉर्टकट में हो जाएगा, क्योंकि स्केलर है यार, हमें इसमें कुछ नहीं डायरेक्शन देखना है, बस जोड़ते जाइए, आराम से जोड़ते जाइए। और मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं यहाँ पे थोड़ा गलती लिख दूँ, यहाँ पे माइनस होता है, पोटेंशियल माइनस का क्यू यार होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है थोड़ा थोड़ा। तो dv1 पहले की वजह से क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ फेंकेगा, तो माइनस का के पहले वाले चार्ज, पहला वाला चार्ज मतलब कि dq1, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका कितना डिस्टेंस है, इससे इसका डिस्टेंस कितना ये देखना है, तो ये इतना है, इसको हमने l मान लिया है, l, ठीक है। उसी की वजह से माइनस kdq2 डिवाइडेड बाई l प्लस फिर तीसरे की वजह से माइनस ऑफ kdq3 डिवाइडेड बाई l। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, पूरा जोड़ देंगे। मतलब कि यहाँ पे कॉमन आ रहा है माइनस का बच्चों k बाई l कॉमन आ रहा है, और dq सब में ऐड हो जा रहा है, dq1 प्लस dq2 प्लस dq3 प्लस डॉट 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 जितना भी होगा सब। यहाँ पे साफ सब देख रहे हैं, माइनस का k, छोटा छोटा सब चार्ज को जोड़ देंगे तो बड़ा चार्ज ही तो बनेगा, सब जोड़ेंगे तो क्यू ही तो बनेगा, चाहे जैसे भी जोड़िए आप, इंटीग्रेट करके जोड़िए, ऐसे जोड़िए तो पूरा चार्ज क्यू बन जाएगा, डिवाइडेड बाई लेंथ एल आ जाएगा। मतलब कि माइनस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई एल कितना है बच्चों, √x² प्लस r²। तो यह हो गया हमारे पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी बोल सकते हैं माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई √x² प्लस r², ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। हाँ, ऐसे निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, डी भी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट लिया है मैंने ई और आर के बीच में, मतलब कि ई जो हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, और यहाँ से हम आर ले रहे हैं, इस पॉइंट से आर जो ले रहे हैं ऐसे ले रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल लगभग दोनों सेम ही है बच्चों। इसका भी डायरेक्शन ऐसे, इसका भी डायरेक्शन ऐसे। अरे समझ में, जो हम डिस्टेंस लेते हैं ना, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से ऐसे लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस ऐसे लेते हैं पी पॉइंट तक, तो दोनों का डायरेक्शन, दोनों का मतलब सेम ही है ना डायरेक्शन, तो cos 0 हो जाएगा ना एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं डी भी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव, इंटीग्रेशन ई क्या आया था हमारे पास, के क्यू स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाई √x² प्लस r², सॉरी यार r² प्लस x² के पावर में 3/2 था, ये सब ध्यान रखिएगा। डॉट हट जाएगा क्योंकि एंगल 0 आ गया है, तो cos 0 1 होता है। डॉट डी आर नहीं लिखेंगे इस बारी हम लोग, इस बारी हम लोग डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि x लेंथ हम लोग लिए हैं उस पॉइंट से उस रिंग की दूरी, तो डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन करके यहाँ से निकाल सकते हैं, सिंपली आप निकाल लीजिए। अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो डी भी आ जाएगा आपके पास, मतलब कि बाहर क्या आ जाएगा, के क्यू बाहर आ जाएगा। तो फिर आप कर लीजिए बच्चों जो भी इसका प्रोसीजर है, इसको कुछ मान लीजिए r² प्लस x² के मैंने t² मान लेंगे, कितना हो जाएगा 2x dx बाई dt इक्वल टू 2t आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन के क्यू बाहर आ गया था, तो यहाँ पे x dx आ गया था। ये सब अब मैथ्स का पार्ट है बच्चों, x² प्लस x पावर 3/2, तो यहाँ पे x dx का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 2 कट गया, t dt आ रहा है, t dt इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू बाहर, नीचे आ जाएगा r² प्लस x², मतलब t का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा t का स्क्वायर, मतलब कि के क्यू t² dt आ जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे, कितना हो जाएगा, t² का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, t² का अगर देखेंगे तो क्या होता है, t² का सॉरी t² ऊपर चले तो t के पावर -2 हो जाएगा ना, t के पावर -2 हो जाएगा बच्चों dt। तो +1 करेंगे तो t के पावर -1 हो जाएगा, तो t के पावर -1, एक माइनस बाहर। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ये देखिए आप,
टी का वैल्यू जो था वो हम रख देंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे रख देते हैं। तो माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई टी कितना था बच्चों, टी 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 एक्चुअली में था कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट था, यही तो है टी। तो यही तो हमारा पोटेंशियल आ गया पी पॉइंट पे, माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देख रहे हैं, इतना ही मैंने पीछे लाया था, तो ये आसान था ना, ये थोड़ा ऐसे था। कर सकते हैं दोनों चीज़, आपके लिए कोई भारी बात नहीं है, किया जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ तक आप समझ गए बच्चों, तो काफ़ी आसानी से आप ये भी समझ सकते हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। इनका ग्राफ कैसे बनेगा आप ये भी समझ सकते हैं। लेकिन ग्राफ बनाने से पहले मैं एक चीज़ सोच रहा था कि ये जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ रहा है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई जो आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। वैल्यू ऑफ ई विल मैक्सिमम एट विच पॉइंट, है ना बच्चों, किस पॉइंट पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, मतलब उसका डिस्टेंस कितना होगा, वही कुछ ऐसा ही बताना है। एट विच पॉइंट और वैल्यू ऑफ एक्स, वही बच्चों एक्स का मतलब समझ रहे हैं ना, ये डिस्टेंस की बात किया जा रहा है, आप समझे चीज़ों को। ये पॉइंट एक्स कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, ये पॉइंट कहाँ पे हो जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। कुछ नहीं करना होता है, अगर ऐसा तो कोई फंक्शन हमें ये दिया है एक्स के टर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दीजिए और जीरो पुट कर दीजिए। मैथ में आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, कुछ नहीं किया जाता है, 4 मैक्सिमम डी ई बाई डी एक्स कर देते हैं एंड इक्वेट टू ज़ीरो, ठीक है। मतलब कि डी ई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो यहाँ पे वैल्यू या तो मैक्सिमम आएगा या तो मिनिमम आएगा। लेकिन देखते हैं करके, डी बाई डी एक्स कर देते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा हमारे पास, के क्यू तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं हम, एक्स का कर रहे हैं, मतलब एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 डी एक्स, ठीक है। कर सकते हैं आप बिल्कुल सिंपली, यहाँ पे हम लोग के क्यू आ जाएगा, यू बाई भी रूल लगेगा, यू ऊपर है भी नीचे है, जो पहले होता है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो पहले उसका 1 हो जाएगा, और नीचे वाला जाएगा एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस, अब जगह उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 3/2 आ जाएगा बाहर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर हाफ हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 इंटू में इसका इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, और जो पहले का था वो ऐसे ही लिख देंगे, पहले का x बाकी था ना जो, तो x ऐसे ही लिख देंगे, डिवाइडेड बाई टोटल आ जाएगा ये जो था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर होता था। तो इसी का वैल्यू हम इक्वेट करना है जीरो की तरफ, है ना। इक्वेट कर दीजिए, तो आपको क्या लग रहा है इक्वेट करने से, ये इधर मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब ये वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कर देते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 इक्वल टू, ये 2 कट ही रहा है हमारे वहाँ पास, 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में हाफ था, ठीक है बच्चों, इतना तो हम कर ही सकते हैं, यही तो था। हाँ, अब हमारे पास क्या आ रहा है, इसको डिवाइड दे देते हैं इधर ले जाके, मतलब कि घट जाएगा तो कितना पावर बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा, इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू हो गया r/√2, वो भी प्लस या माइनस में, ठीक है। इस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। तो मैंने इसके आगे इसका कैलकुलेशन का तरीका ये है, r/√2 का वैल्यू, x का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे r/√2, तो अगर आप प्लस का पुट करेंगे r/√2 तो वैल्यू मिनिमम आ जाता है, लेकिन अगर प्लस का पुट करते हैं तो मैक्सिमम आ जाता है ना। प्लस का पुट करेंगे तो ये ओवरऑल जिसका वैल्यू है ना, ये अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो मतलब वहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। अगर इसमें पुट कर दिए प्लस का r/√2 और इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया ओवरऑल, मतलब कि r/√2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। लेकिन इसमें अगर हमने वैल्यू पुट किया माइनस का r/√2,
और वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब ये मिनिमा होगा। तो ऐसा ही होता है इसमें पुट करने के बाद। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैथ ही में पूरा बच्चों, है ना। तो मैक्सिमा वैल्यू आता है कहाँ पे, जब आर का वैल्यू, सॉरी एक्स का वैल्यू ना भाई, एक्स का वैल्यू प्लस का आर बाई रूट टू हो जाए। और मिनिमा कब आता है, जब एक्स का वैल्यू माइनस का आर बाई रूट टू हो जाए। ठीक है, तो ये वैल्यू पे मैक्सिमम होता है। आ रहा है समझ में। अब अगर हम पुट कर दे जो हमारे पास ई का वैल्यू था, ई का वैल्यू क्या था, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2। तो ये कहाँ पे हम पुट करेंगे, जब एक्स का वैल्यू आर बाई रूट टू हो जाए। ठीक है, तो पुट कर देते हैं इसको इसी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर मैक्सिमम मिलेगा, वैल्यू कितना मिलेगा देख लेते हैं, आर आर के क्यू आर बाई रूट टू, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 में ये वाला था ना। तो आर बाई रूट टू मतलब आर, मतलब है ना, आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो 3r² बाई 2 हो जाएगा। 3r² बाई 2 मतलब कि √3/2 इंटू आर, यही तो आएगा। इसका होल स्क्वायर के पावर में कितना है, 3/2 है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 2 कट जाएगा और फिर क्यूब में आ जाएगा, तो कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल आ रहा है। के क्यू आर डिवाइडेड बाई, देख सकते हैं हम लोग, एक तो कट जाएगा √2, तो ऊपर बचेगा 3√3, ऊपर बचेगा 3√3, और एक 2 और बाहर आया था तो ऊपर चला जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं चीज़ों को बच्चों। तो कितना आ रहा है, और आर तो यहाँ पे रहेगा ही, मतलब आर का क्यूब तो रहेगा ही, और ऊपर वाला से कट जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, मैं ये सब जो बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। अब हम अगर पुट कर दे 1/4πε0, तो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3√3 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 2×2 = 4। तो ओवरऑल वैल्यू जो देख रहे हैं हम, Q/6√3 पाई r² कुछ इस टाइप का वैल्यू आ रहा है ना। तो कुछ हम यहाँ तक कैलकुलेट कर लिए, बट यहीं पे आंसर आ गया था, यही इतना आता है मतलब। ठीक है, तो हम जो बना रहे थे पीछे देखा होगा आपने, वो ऐसे आ रहा था। यहाँ पे हम कुछ ऐसे करके ग्राफ बना देते हैं बच्चों। अगर देखा जाए तो ग्राफ क्या से बनेगा, ई वैल्यू है, ये ई वर्सेज एक्स का है ग्राफ, और एक ई का वैल्यू होता है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। ठीक है, तो मैक्सिमा दिख रहा था हमें कहाँ पर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिख रहा है हमें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों किसके है, एक्स का है, और नीचे भी कुछ एक्स का टर्म आ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका ग्राफ कुछ एच टाइप का बनता है, तो कुछ बड़ा ही बन गया, इस टाइप का बनता है, और इधर भी कुछ इस टाइप का बनता है। मतलब कि ये जो इधर उठा हुआ वैल्यू आ रहा है और इधर जो उठा हुआ वैल्यू आ रहा है, इस पे वैल्यू मैक्सिमम आया है, इस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम आया। ये कौन सा पॉइंट था, प्लस का r/√2 था वैल्यू, और इधर कौन सा वैल्यू था बच्चों, माइनस का r/√2 था। तो इस पे वैल्यू मिनिमम आ रहा था, ई का वैल्यू, और इस पे भी ई का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा था। यहाँ पे ई का वैल्यू मिनिमम आ रहा था। कितना मैक्सिमम आ रहा था बच्चों, अभी हमने कैलकुलेट किया था, किधर गया, यही तो था, है ना बच्चों, यही तो था, 2k³/3√3r²। देख सकते हैं इसका वैल्यू जो था 2k³/3√3r²। यहाँ पे प्लस का आया है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2/3k³/√3r²। ऐसा कर सकते हैं हम लोग बच्चों। तो यही आता है, इस टाइप का ग्राफ आता है। चीज़ें बहुत सिंपल है बच्चों, करेंगे तो आपसे हो जाएगा। चीज़ों को समझिएगा ना तो आप खुद से कर पाइएगा, खुद से कीजिएगा तब आपको अच्छा लगेगा। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।